हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका केमिस्ट्री के नेक्स्ट क्लास में। रिवाइज इन 40 मिनट्स। पीछे 2 दिन अपने जो वीडियो थे वो शॉर्ट्स वीडियो चले थे, जिसमें अपन ने एल्डोल, कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल, वो वीडियो भी साथ साथ चलते रहेंगे। आज अपन वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, रिवाइज इन 40 मिनट्स। और आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो पी ब्लॉक। पी ब्लॉक की पीडीएफ जो है वो मैंने उस पर डाल दिया टेलीग्राम पे। टेलीग्राम अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो मेरा चैनल। अगर आपको ज्वाइन करना नहीं आता तो टेलीग्राम डाउनलोड करके मुझे मैसेज भेज दो, हाय हेलो जो भी है, मैं उसका नाम सेव करके उसको टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लूँगा। ठीक है ना, ऐड कर लेता हूँ। और जिनको ऐड कर लिया वो ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोगों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। आज मैंने जो पेपर भेजा था उसमें बताया था आपको स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन पढ़ के आने हैं। नहीं पढ़ के तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आज पी ब्लॉक में जो आज क्वेश्चन करेंगे वो काफी इजी है, आपका पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक बिना टाइम खराब किए हुए। साथ साथ आपको बता देता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा बेटा शेयर और सब्सक्राइब करो। बच्चे देखते बहुत है, लाइक कम करते हैं। लाइक करते हुए कोई खर्चा लग रहा है तो वो बता दो। ठीक है ना, लाइक किया करो। ठीक है ना, मेरे को वही अच्छा लगेगा कि आपने लाइक किया, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। तो लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भेजो। ठीक है ना, तो आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं पी ब्लॉक। क्या कर रहे हैं बेटा? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में क्वेश्चन इस प्रकार से कवर किए हैं कि अगर अपन ये रिवाइज इन 40 मिनट के तरीके से पूरा का पूरा पेपर 2 या 3 क्लास में कर लेंगे तो पूरा का पूरा पी ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब ये हो जाएगा तब आपको एक पेपर और दूंगा जिसमें 8-10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन होंगे, सारे वो आपको लास्ट में तैयार करने हैं। ठीक है ना, वो एग्जाम की दृष्टि से ये अपना रिवीजन है। तो अपन जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं बेटा? पी ब्लॉक। बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर सॉलिड स्टेट कराओ, लेकिन पी ब्लॉक वालों की संख्या क्या थी? ज्यादा थी। तो अपने क्या स्टार्ट कर लिया? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व। कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है। 1-2 दिन में आवाज बड़ा सही हो जाएगा। 1-2 दिन में अपना आवाज बड़ा सेट कर देंगे। ठीक है ना, चलो पी ब्लॉक के तत्व देखो। पी ब्लॉक क्या होता है वो तो क्लियर है। आवर्त सारणी के वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाता है? पी कक्षकों में। आवर्त सारणी के वे तत्व जहां अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाता है बेटा? पी कक्षकों में भरा जाता है, वो क्या कहलाते हैं? पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और आवर्त सारणी में इन्हें 13वें से 18वें, 13, 14, 15, 16, 17 और 18वां, 13वें से 18वें 6 वर्गों में रखा गया है। इनके अलग अलग नाम भी है। 13वें वर्ग को बोरोन परिवार कहते हैं, 14वें वर्ग को कार्बन परिवार कहते हैं, वो दोनों 11वीं में आ चुके हैं। 15वां वर्ग नाइट्रोजन फैमिली है जिसे निकोजन्स भी कहते हैं दम घोटू होने के कारण। 16वां वर्ग जो है वो ऑक्सीजन परिवार है, इसे चैल्कोजन भी कहते हैं क्योंकि अयस्क निर्माण करता है। 17वां वर्ग फ्लोरीन जो फैमिली है उसे हैलोजन कहते हैं क्योंकि लवणों का निर्माण करता है। और 18वां जो वर्ग है वो आदर्श गैसों का, उत्कृष्ट गैसों का, निष्क्रिय गैसों का या जीरो वर्ग भी कहलाता है। वो एकल परमाणु अणुओं का वर्ग है। उनके द्वारा ऐसी गैसें, उनमें ऐसी गैसें होती हैं जो एकल परमाणु रूप में क्या होती है? स्थायी होती है। ठीक है ना, तो यहाँ अपने को जो वर्ग करने हैं अपने सिलेबस में वो वर्ग कौन से हैं? 15वां, 16वां, 17वां और 18वां, ये 4 वर्ग पढ़ने हैं। वैसे आपको पता है कि अपने वर्ग के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, हम ट्यूशन के हिसाब से चैप्टर को क्या करेंगे? कवर करेंगे। जिन बच्चों के पास पेपर नहीं है वो बच्चे टेलीग्राम पे मैसेज भेज के या ज्वाइन करके मुझसे पेपर ले सकते हैं, क्योंकि बिना पेपर आपको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या पढ़ रहे हो, कहां से पढ़ रहे हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 पी ब्लॉक का। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फास्फोरस किस अयस्क के रूप में मिलता है? ठीक है ना, देखो यदि पहले वर्ग की बात की जाए ना तो पहले वर्ग में जो तत्व है ना वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और विस्मित, ये पहले वर्ग, पहला वर्ग यानी 15वें वर्ग के तत्व है जिसकी अपन स्टडी कर रहे हैं। और इसमें ये फास्फोरस की बात कर रहा है कि फास्फोरस भूप्रपट्टी में किस रूप में, किस अयस्क के रूप में पाया जाता है। तो नाम याद रखना, फास्फोरस किस अयस्क के रूप में पाया जाता है? फ्लोरो एपेटाइट। फ्लोरो एपेटाइट, ग्रीन कलर दिखाई नहीं देता कई बच्चों के, ये भी कमेंट आ रहे थे। चलो ग्रीन कलर को हटा ही देते हैं। ठीक है ना, फ्लोरोएपेटाइट, फ्लोरोएपेटाइट या फ्लोरोएपेटाइट एक ही बात है। फ्लोरो एपेटाइट, फ्लोरोएपेटाइट। फ्लोरोएपेटाइट में एक चीज याद रखना कि कैल्शियम का फ्लोराइड CaF2 साथ में जुड़ा होता है। लेकिन और क्या होता है तो वो देखिए, फ्लोरोएपेटाइट
एपेटाइट में एक्चुअल में कैल्शियम का फास्फेट के साथ एस के जिसमें फास्फोरस मिलता है। तो देखो ये तो है कैल्शियम जिसपे +2 है, और ये फास्फेट जिसपे क्या है -3। चलो इनको अपन सही ढंग से लिखते हैं केमिस्ट्री के एक्चुअल नियम को फॉलो करते हुए। कैल्शियम 2+ है और फॉस्फेट क्या है 3-। तो जब इनका सूत्र बनाओगे तो ये वाला तो इसके पैर में आ जाएगा और ये वाला इसके पैर में। कौन सी क्लास में चले जाओगे तुम? 8वीं क्लास में, ठीक है ना? वहां से इस चीज को सीखो। तो ये जो कैल्शियम के ये जो 3- है इसके पैर में आ जाएगा। तो सी के नीचे क्या आ गया? 3 आ गया, और PO4 ब्रैकेट में इसके क्या आ गया? 2। तो ये जो सूत्र बनता है ना, ये होता है फ्लोरोएपेटाइट। फ्लोरोएपेटाइट ध्यान रखना, ये एस किसका है? फास्फोरस का भी है, और ये एस किसका है? फ्लोरीन का भी है। किसका है? फ्लोरीन का भी है। ये कैल्शियम का भी है, ठीक है? तो किसी का पूछे फ्लोरोएपेटाइट किसका अयस्क होता है? फास्फोरस का। फ्लोरोएपेटाइट किसका अयस्क होता है? फ्लोरीन का। और फ्लोरोएपेटाइट किसका अयस्क होता है? कैल्शियम का। कैल्शियम का पूछेगा नहीं क्योंकि अपने सिलेबस में एस ब्लॉक है नहीं। तो बताइए पहले प्रश्न में कोई दिक्कत? फ्लोरोएपेटाइट के रूप में पाया जाता है फास्फोरस प्रकृति में, अधिकांश रूप में। इसके अलावा दांतों में, हड्डियों में भी फास्फोरस होता है। इसकी कमी से क्या होती है? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। सेकंड क्वेश्चन, नाइट्रोजन एक द्विपरमाणुक गैस है। हाँ, नाइट्रोजन एक द्विपरमाणुक गैस N2 के रूप में पाई जाती है, जबकि अन्य सदस्य क्या होते हैं? ठोस होते हैं, ठीक है ना? इसको और देख लेते हैं, ठीक है? देखो जी सेकंड क्वेश्चन, नाइट्रोजन द्विपरमाणुक गैस N2 के रूप में पाई जाती है, जबकि वर्ग के अन्य तत्व है। तुम फास्फोरस की बात कर लो, औरों की जरूरत ही नहीं है। फास्फोरस मिलता है P4, और P4 क्या होता है? ठोस, ठीक है ना? और नाइट्रोजन क्या होती है? गैस। तो कहता है कि ऐसा क्यों है? सुनो, ये उत्तर एक का ही नहीं है, बहुत सारे प्रश्नों का है। नाइट्रोजन गैसीय है, वर्ग के अन्य तत्व क्या होते हैं? गैसीय नहीं होते। ऑक्सीजन गैसीय है, वर्ग के अन्य तत्व गैसीय नहीं होते। तो वहां एक ही उत्तर आएगा, और वो उत्तर जो आएगा ना, वो क्या आएगा? वो देखो, वो क्या है? ये जो छोटे तत्व होते हैं जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और क्या है? कार्बन है। इनमें क्या होती है? पी पाई बहुबंध बनाने की प्रकृति पाई जाती है। ये शब्द याद रखना। छोटे तत्वों में, नाइट्रोजन में, फास्फोरस में क्या होती है? पी पाई बहुबंध बनाने की प्रकृति पाई जाती है। यानी ये स्वयं के साथ और अपने जैसे अन्य छोटों के साथ बहुबंध बना सकते हैं। तो जब नाइट्रोजन की बात आई तो नाइट्रोजन को स्थायी होने के लिए 3 संयोजकताएं दर्शानी है। कितनी संयोजकताएं? 3। तो दूसरा नाइट्रोजन आया, दोनों ने एक सिग्मा बंध बनाया, 1 संयोजकता पूरी। दोनों ने एक पाई बनाया, 2 संयोजकता पूरी। और दोनों ने एक और पाई बनाया, 3 संयोजकता पूरी। तो नाइट्रोजन जो है वो स्वयं के साथ 3 बंध बना के क्या बना लिया? N2 अणु का निर्माण कर लिया कि नहीं कर लिया? लेकिन जब फास्फोरस की बात करते हैं तो बड़ा अणु है, और फास्फोरस बड़ा अणु है, तो क्या करेगा? इसकी बड़े अणु पाए जाने के कारण ये क्या है? स्वयं के साथ बहुबंध नहीं बना सकता। ये औरों के साथ, ये ऑक्सीजन के साथ बना सकता है, ये नाइट्रोजन के साथ बना सकता है, हो सकता है कार्बन के साथ भी बना ले। इन छोटे तत्वों के साथ तो बहुबंध बना लेगा, लेकिन खुद के साथ बहुबंध नहीं बना सकता। तब एक फास्फोरस को स्थायी होने के लिए 3 संयोजकताएं दर्शानी पड़ेगी, और तीनों संयोजकताएं इसके बड़े आकार के कारण एक ही परमाणु के साथ संभव नहीं है। तो एक फास्फोरस ये आ गया, एक फास्फोरस ये आ गया, एक फास्फोरस ये आ गया। तो कम से कम क्या 3 अन्य फास्फोरस से करेगा ना? तो इसकी तीनों संयोजकताएं पूरी। अब ये क्या करेगा? एक इधर पूरी होगी, एक ये रही और एक ये रही, और ये क्या करेगा? तीनों के साथ। तो फास्फोरस कम से कम कितने परमाणु चाहिए? P4। तो सुनो, नाइट्रोजन तो सिर्फ N2 के रूप में पी पाई बंध बनाने के कारण N2 के रूप में अणु बन गया, लेकिन फास्फोरस को अणु बनाने के लिए कितने फास्फोरस चाहिए? 4। तो इधर बन गया P4। अब देखो जी, एक तो N2 का अणु भार है, एक P4 का अणु भार। N2 का अणु भार कम होता है तो वान डेर वाल्स बल दुर्बल होते हैं, तो ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है। P4 नाइट्रोजन की तुलना में फास्फोरस का अणुभार बहुत ज्यादा है, और यहाँ तो संख्या 2 है, वहां 4 है, तो लगभग 8 गुना 10 गुना हो गया। इसीलिए फास्फोरस क्या होता है? ठोस अवस्था में, ठीक है ना? ध्यान रखना, फास्फोरस का स्थायी रूप P4 होता है, श्वेत फास्फोरस जिसको बोलते हैं, ठीक है ना? सिलेबस में पहले था, बता दिया गया है। तो नाइट्रोजन N2 के रूप में कौन से बंध के कारण? पी पाई बहुबंध के कारण स्थायी होता है और गैसीय रूप में पाया जाता है, जबकि फास्फोरस छोटे से छोटा अणु क्या बनाता है? P4। ऐसे यदि एक और प्रश्न आ जाए कि ऑक्सीजन O2 के रूप में स्थायी रहता है, जबकि सल्फर, अब सल्फर के जो स्थायी रूप है ना वो S6 और S8 है, तो यही बताओगे कि ऑक्सीजन जो होता है वो पी पाई बहुबंध बना सकता है, यानी स्वयं के साथ क्या कर सकता है? बहुबंध का निर्माण। तो O2 के रूप में स्थायी हो जाएगा, लेकिन सल्फर को स्थायी होने के लिए 6
5 या 7 अन्य सल्फर की जरूरत पड़ेगी तो ऑक्सीजन O2 के रूप में स्थायी है, सल्फर S6 या S8 के रूप में स्थायी होता है। इसीलिए सल्फर क्या होता है ठोस अवस्था में और आपका ऑक्सीजन क्या होता है गैसीय अवस्था में। ठीक है ना। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस PCl5 में यह किस रूप में रहता है? तो ध्यान रखना ठोस PCl5 में यह जो शब्द आया है ना वो PCl5 के लिए आया है। प्रश्न ये है कि PCl5 ठोस अवस्था में किस प्रकार से रहता है। यदि PCl5 की ठोस अवस्था ले तो किस प्रकार से रहता है। ठीक है ना। और इसका जो उत्तर है ना वो इसके अथवा में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि PCl5 किस प्रकार से आयनिक रूप में रहता है। तो उत्तर यही है कि ठोस अवस्था में, किस अवस्था में? ठोस अवस्था में यह आयनिक रूप में रहता है। किस रूप में रहता है? आयनिक रूप में। अब नेक्स्ट इसी के प्रश्न में पूछ लिया कि इसका आयनिक रूप कैसा होता है। तो सुनो बेटा, PCl5 के दो अणु हैं, PCl5 के दो अणु हैं और हमें आयन बनाना है। तो क्या करेगा ये अपना एक क्लोरीन इसको ट्रांसफर कर देगा। एक क्लोरीन ट्रांसफर कर रहा है, क्लोरीन Cl- होता है। तो यदि एक क्लोरीन इसको ट्रांसफर कर देगा तो पहला जो PCl5 है ना वो तो बन जाएगा PCl4 और इस पे आ जाएगा धनावेश, और दूसरा PCl5 है ना वो बन जाएगा PCl6, इस पे आ जाएगा ऋणावेश। तो ये इसकी ठोस अवस्था, इसका आयनिक रूप। तो PCl5 ठोस अवस्था में अपने आयनिक रूप में रहता है जिसमें एक होता है PCl4 धनायन, दूसरा होता है PCl6 ऋणायन। क्लियर है। चलो जी नेक्स्ट, नाइट्रोजन की असमानुपातन अभिक्रिया लिखिए। देखो असमानुपातन, असमानुपातन किसी पदार्थ का, किसी तत्व का एक साथ ऑक्सीकरण और अपचयन दर्शाना क्या कहलाता है? असमानुपातन। यानी कोई ऐसी अभिक्रिया ले लो जिसमें जिस तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है उसी का क्या हो जाए? अपचयन हो जाए। यानी एक ही तत्व का एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन एक साथ होना क्या कहलाता है? असमानुपातन। ठीक है ना। तो देखते हैं असमानुपातन क्या होता है। असमानुपातन, ठीक है ना। क्या हो गया? वही तत्व तो ऑक्सीकरण करेगा उसी का अपचयन होगा, यानी वही ऑक्सीकारक का काम करेगा और वही क्या होगा? अपचायक का काम करेगा। ठीक है ना। अब यहाँ नाइट्रोजन का पूछा है तो नाइट्रोजन की असमानुपातन अभिक्रिया में याद रखना सबसे बढ़िया जो यौगिक होता है ना वो होता है नाइट्रस अम्ल। इसे याद रखना, ये वाली अभिक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट है, नाइट्रस अम्ल। देखो असमानुपातन जो भी दर्शा रहा है उसका ऑक्सीकरण कैसा होना चाहिए कि उसका ऑक्सीकरण संभव हो और उसका अपचयन संभव हो। यानी इससे इसमें नाइट्रोजन जिस ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाता है उससे उच्च ऑक्सीकरण अवस्था भी स्थायी होनी चाहिए और निम्न भी क्या होनी चाहिए? स्थायी। तो पता लगाते हैं कि नाइट्रोजन का यहाँ ऑक्सीकरण अंक क्या है। HNO2 चेक करो, ऑक्सीजन 2 है -4, इधर हाइड्रोजन क्या है? +1। क्या है? +1। क्या करोगे? ऑक्सीकरण कीजिए, क्या प्राप्त होगा? नहीं पता चला। चलो इसको तो मानो x, तुम्हारे बोझे गड़बड़ करता है। नाइट्रोजन को क्या मान लिया? x मान लिया। हाइड्रोजन का 1 था, +1, प्लस में ऑक्सीजन के 2 थे, -4 बराबर क्या हो गया? 0। तो x प्लस में 1 माइनस में 4 बराबर 0, तो x माइनस में 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया? +3 आ गया कि नहीं आ गया? तो यहां से हमने जो ऑक्सीकरण अंक निकाला ये बहुत जरूरी है ऑक्सीकरण खाना, क्योंकि तुम्हारे जो IUPAC नामकरण है ना वो यही गड़बड़ करेंगे। तो यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण होता है +3। क्या होता है? +3। हमें कुछ ऐसा करना है कि नाइट्रोजन जब अभिक्रिया करे तो एक तो इसका ऑक्सीकरण बढ़ जाए और एक इसका ऑक्सीकरण क्या हो जाए? घट जाए। क्या हो जाए? घट जाए। यानी ये +3 से ऊपर भी चला जाए और +3 से क्या हो जाए? नीचे भी आ जाए। तो देखो अभिक्रिया तुम क्या करेंगे अपने, हाँ जी क्या किया? HNO2, हमें इसका क्या करना है? ऑक्सीकरण भी और अपचयन भी। यानी +3 है, +3 से एक तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाला बनाना है, एक क्या बनाना है? निम्न वाला। चलो अभिक्रिया देखो, हमने एक उत्पाद बना दिया HNO3, ये नाइट्रस अम्ल था, ये आपका आ गया नाइट्रिक अम्ल। देखो नाइट्रस अम्ल में नाइट्रोजन +3 था और नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन है +5, यानी एक नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण 2 बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 2 बढ़ा है। तो अब हमें कुछ ऐसा बनाना है जिसमें 2 घटे, 2 घटे। अब देखो इस अभिक्रिया की जब बात करते हैं नाइट्रस अम्ल की, नाइट्रस अम्ल को कुछ समय छोड़ दिया जाता है तो इसका जब असमानुपातन होता है तो HNO3 के साथ जो दूसरा उत्पाद बनता है वो बनता है
NO नाइट्रिक ऑक्साइड, थोड़ा ध्यान से देखना अभिक्रिया, NO नाइट्रिक ऑक्साइड। सुनो, +3, हाँ जी, क्या चल रहा था, नाइट्रोजन की असमानुपातन की अभिक्रिया। तो हमने क्या लिया था, HNO2 से, बीच में वीडियो रिकॉर्डिंग रुक गई थी, कोई कॉल आ गया था, ठीक है। तो देखिए HNO2 से हमें क्या करना है, असमानुपातन करना है, इसी का नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण, इसी का क्या करना है, अपचयन। तो HNO2 में नाइट्रोजन का जो ऑक्सीकरण होता है वो अपन देख लिया था +3, और हम इसका एक प्रोडक्ट बनाते हैं HNO3 जिसमें नाइट्रोजन होता है +5, और दूसरा जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड जिसका होता है +2। अब हमें यहाँ देखना है, देखो क्या हुआ, HNO2 से HNO3 का बनना समझ में आ रहा है, 3 से 5 हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीकरणक 2 बढ़ रहा है। अब ऑक्सीकरणक 2 बढ़ रहा है तो घटना भी कितना चाहिए, 2, लेकिन +3 से 2 हो रहा है यानी घट 1 रहा है, तो क्या अभिक्रिया बैलेंस है क्या, वृद्धि और कमी बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके पहले 2 लगा देंगे, यानी HNO2 से एक HNO3 बन रहा है तो वृद्धि 2 की हुई, और 2 नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहे हैं तो कमी भी क्या होगी, 2 की बराबर होगी कि नहीं होगी। अब बताओ जी, एक नाइट्रोजन यहाँ है, 2 नाइट्रोजन यहाँ है, तो HNO2 के कितने अणु काम लेने पड़ेंगे, 3। तो 3 HNO2 से क्या बन गया, एक HNO3 और 2 नाइट्रिक ऑक्साइड। क्लियर है। अब देखो जी, टोटल ऑक्सीजन है 6, 3 और 2 5 ही काम में आई है, एक बच गई, तो जल का अणु निकाल दो। ये अभिक्रिया है नाइट्रोजन के असमानुपातन की, याद रखना। और जिसको ये विक्रिया याद नहीं हो सकती उसके लिए एक इजी से विक्रिया बता देता हूं। एक होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2O4, और इसको जब भी जल से अभिकृत करवाया जाता है, जल मिलता है, ये बना लेता है HNO2 और HNO3। वो बात अलग है कि ये HNO2 बाद में यही विक्रिया दर्शाता है, लेकिन जब तक नहीं दर्शाता तब तक के लिए देखो, N2O4 में नाइट्रोजन था +4, HNO2 में +3, HNO3 में +5। ये लो जी, N2O4 में भी नाइट्रोजन का असमानुपातन हो रहा है, तो अभिक्रिया ये याद रखो या ये याद रखो, इसमें एक वृद्धि और एक कमी और एक क्या होगी, वृद्धि। यह है नाइट्रोजन की असमानुपातन की अभिक्रिया। यहां तक कोई समस्या, यहां तक अपने प्रश्न हो चुके हैं टोटल 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां। क्वेश्चन में लिखने में कोई दिक्कत हो कमेंट करके बता दिया करो। आवाज वाला मेरे पास कमेंट आ रहा है, 1-2 दिन में आवाज की समस्या सोल्व कर देंगे, ठीक है ना, उस खामी को दूर कर दिया जाएगा। और कोई दिक्कत हो तो बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, PCl5 बन सकता है परंतु NCl5 नहीं। क्लास में भी बहुत बार बताया है, इंपॉर्टेंट है। PCl5 बन सकता है, NCl5 नहीं। ऐसे भी आ सकता है, POCl3 बन सकता है, NOCl3 नहीं। और ऐसे भी आ सकता है, फास्फोरस 5 संयोजकता दर्शाता है, नाइट्रोजन 5 संयोजकता नहीं। ऐसे आने के बाद तो तुम्हारा उत्तर आ ही जाएगा, लेकिन अगर घूम के आए तो देखिए, फास्फोरस 5 संयोजकता दर्शा सकता है, क्योंकि फास्फोरस के पास क्या पाए जाते हैं, रिक्त डी कक्षक, अष्टक का प्रसार संभव है। यहां उत्तर सीधा एक ही लाइन होना चाहिए, रिक्त डी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण ना तो NCl5 बन सकता, NOCl3 में भी देखो क्या है, डबल बॉन्ड O है। इस स्थिति में संयोजकता 5 होगी कि नहीं होगी, क्योंकि POCl3 की संरचना यही होती है, POCl3। तो 5 संयोजकता चाहिए, वो नहीं हो सकती। और नाइट्रोजन 5 संयोजकता समझ में आ ही गया, क्योंकि किसी भी परमाणु की संयोजकता उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित कक्षकों की संख्या पर निर्भर करती है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के देख लेना, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में सिर्फ 4 कक्षक पाए जाते हैं, और 4 कक्षक पाए जाते हैं, इसीलिए ये अधिकतम कितनी संयोजकता दर्शाता है, 4। तो नाइट्रोजन के द्वारा दर्शाई गई अधिकतम संयोजकता कितनी होती है, 4। और कौन से कंपाउंड में दर्शाता है, NH4+। वैसे बहुत सारे हैं, ऑक्साइड है खूब सारे, जिनमें 4 दर्शाते हैं, लेकिन तुम NH4+ याद रखना। तो नाइट्रोजन के द्वारा दर्शाया गया अधिकतम ऑक्सीकरणक +5 और अधिकतम संयोजकता 4। क्लियर है। नाइट्रोजन +5 ऑक्सीकरणक तो दर्शाता है, एग्जांपल अभी पीछे प्रश्न में पढ़ा था, HNO3 नाइट्रोजन +5 ऑक्सीकरणक तो दर्शाता है, लेकिन 5 संयोजकता नहीं दर्शाता। तुम अगर HNO3 की स्ट्रक्चर देखोगे ना तो ऐसा कुछ होता है, ये नाइट्रोजन है, सिंगल बॉन्ड OH,
डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O। तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है 4, ऑक्सीकरण कितना है 5, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं तो 5 दे देगा तो 5 ऑक्सीकरण हो गया, लेकिन संयोजकता सिर्फ कितनी दर्शाता है 4। तो संयोजकता कक्षकों की संख्या पे और ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे निर्भर करते हैं, ठीक है ना। ये अपना लाइट चली गई। देखो बेटा लाइट चली गई है, आगे की क्लास से इस पे तो नहीं बढ़ा पाएंगे, फ्लैश लाइट से तो नहीं होगी। चलो आगे क्लास फिर नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, अभी इतनी क्लास ठीक है। ओके बाय।